देखिए, आप लोगों में से कितने लोग वास्तु से परिचित हैं? वास्तु कितने लोग करते हैं आप जो हैं उनमें से? आप सभी वास्तु करते हैं? आप अनम्यूट करके बताइएगा। और आपका नाम कहाँ से हैं आप? मैडम कहाँ से हैं आप? हाँ, बोलिए, बोलिए। अनम्यूट करें, फिर बोलें। Sir, I am Rakesh B. Kumar from Jaipur. जी, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं जयपुर से मंजू शर्मा। अच्छा, Myself, बहुत सुंदर। myself Mangesh Darne from Mumbai. जी, बहुत सुंदर सर। मैं मेरा परिचय दे देता हूँ आपको। मैं डॉक्टर राघवा भट्ट हूँ। पिछले 45 वर्ष से ऑकल्ट से जुड़ा हुआ हूँ और आई एम स्टिल स्टूडेंट। मैं करीबन 51 विधाओं पर काम करता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। और जो आज मैं वास्तु पढ़ाने आपको जा रहा हूँ, वास्तु कम है लेकिन रेमेडीज बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनल वास्तु से जो अपने आज के करीबन 12,000 साल पहले, या जो उसकी उत्पत्ति हुई रियल में, जो वास्तु की उत्पत्ति हुई है, जो अपने पंचभूत से हुई है, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा और उसको कैसे अप्लाई करते हैं ट्रेडिशनल वास्तु को। आपने एक चीज देखी होगी, ट्रेडिशनल वास्तु जो है, आपने सुना होगा कि 84 लाख योनियां हैं। ये अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं कि अपने 84 लाख योनियों में से मनुष्य को जन्म लेके और आना पड़ता है। ये 84 लाख योनियों में जो 30 लाख हैं वो पेड़ पौधे हैं। ये शायद आप लोगों को कुछ को मालूम होगा। 27 लाख कीड़े मकोड़े हैं और इसके बाद 14 लाख जो है पशु पक्षी हैं। 9 लाख जो है जलीय जंतु हैं, जैसे मछली हो गई, केचुआ हो गया, या जो भी जल में रहने वाले जो जीव हैं वो 9 लाख हैं। और अंत में जो 4 लाख बचते हैं उसमें अपन मनुष्य हैं और पशु हैं। सबसे पहले पशु आते हैं, फिर मनुष्य आते हैं, फिर देवता आते हैं। देवता किसको बोलते हैं? जो अपने ऋषि मुनि थे या जो अपने अच्छे लोग थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं या राम और कृष्ण हैं, जो भी अपने सत्पुरुष थे जिनको अपन भगवान का रूप मानते हैं, वो इन्हीं 4 लाख में से ही माने जाते हैं। सृष्टि की रचना तो जो की है वो उसमें केवल 3 लोगों का योगदान है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता बोलते हैं, विष्णु को पालनहार बोलते हैं और शिव को संहारक बोलते हैं। ये आपने सभी ने सुना है। तो व्यक्ति जो है 84 लाख योनियों को भोग के और फिर जन्म लेता है। मीन्स सर रिकॉर्डिंग स्टॉप हुआ है सर? नहीं, चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, आप चिंता नहीं करें। अंकित जी हमारे बड़े होशियार व्यक्ति हैं। मेरे तो मतलब सारथी हैं, और सारथी का जो है, आपने देखा होगा कि महाभारत में कितना रोल सारथी का रहा, उसमें अर्जुन का कोई रोल नहीं था। लेकिन अर्जुन लास्ट तक भ्रमित था कि ये सब काम मैं कर रहा हूँ, जबकि करने वाला जो था वो अपने सृष्टि के जो पालनहार हैं वो कर रहे थे। लेकिन व्यक्ति को भ्रम होने लगता है, और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, अगर आपने गीता पढ़ी है तो उसमें जब महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अब अर्जुन तुम उतर जाओ। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ क्योंकि किसी ने बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि अंकित जी का मैंने देखा है कि वो बड़े अच्छे तरीके से काम को बखूबी निभाते हैं। उन्होंने बोला तुम रथ से उतर जाओ, तो उसको थोड़ा सा अहंकार हुआ, मैं क्यों उतर जाऊं, मैंने तो सब काम किया है, उतरना तुम उतर जाओ, तुम तो केवल सारथी थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा उतर जाओ, मैं बोलता हूँ आपको। भगवान कृष्ण उतरे। फिर जो ऊपर महाबली बैठे हुए थे हनुमान जी, उनको बोला कि अब आपका कार्य पूर्ण हुआ, और हाथ जोड़े उनको कि आप भी अब चले जाइए, बड़ी कृपा की आपने हमारे साथ में। हनुमान जी उतरे हैं, और जब कृष्ण भगवान उतरे तो आग लगी उसमें। तो
अर्जुन उनके पैरों में पड़ गया। उन्होंने पूछा था कि भगवान मुझे अहंकार हुआ और आपने मेरे अहंकार को पूर्ण किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो कभी कभी अपन लोगों को लगता है कि अपन कर रहे हैं, लेकिन अपन कुछ नहीं करते। जो आपकी डेस्टिनी है वो कराती है। जैसे मैं आपको वास्तु पे ले जाता हूँ, डेस्टिनी में जो आप घर में रहते हैं, जो भी आप रहते हैं घर में, जिस भी घर में रहते हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपको डेस्टिनी बनाता है। देखिए, डेस्टिनी का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं बता देता हूँ कि व्यक्ति का जो नाम है वो आपकी डेस्टिनी है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो ईश्वर डिसाइड करता है, वो आपका टैलेंट है। वो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन आजकल जो डिजाइनर बेबी का प्रचलन चला है वो बिल्कुल गलत है। इसको बताने वाले भी अपने कर्म खराब कर रहे हैं, और जो पूछ रहे हैं वो भी अपने कर्म को खराब कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन एक डेस्टिनी को चैलेंज कर रहे हैं, वो गलत है। ईश्वर को, अगर प्रकृति को आपने चैलेंज किया तो उसका आपको खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा। चलिए मैं वापस से उस पर आता हूँ। देखिए, इसमें जो 84 लाख योनि में से मृत्यु आपको, व्यक्ति को भोग कर और फिर आना पड़ता है। नाड़ी में पढ़ाता हूँ तो नाड़ी का सिद्धांत बोलता है कि मनुष्य योनि में व्यक्ति 1 से 144 साल तक जन्म लेता है अपने कर्मों के हिसाब से। कोई एक बार भी लेता है और कोई 144 बार भी लेता है, और कोई कभी भी नहीं लेता। व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से, क्योंकि मनुष्य योनि जो है वो सबसे अच्छी योनि है, क्योंकि एक मनुष्य योनि है जिसमें की बुद्धि है, जिसमें सोच है। पशु पक्षी भी अपने 4 लाख में आते हैं, लेकिन पशु पक्षी को सोच नहीं है। केवल जो बुद्धि दी है वो ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य में दी है, तो अपन उसका उपयोग नहीं करते। जब अपन अपने जाने का समय होता है तब अपन को लगता है कि अपन ने कुछ नहीं किया। तो व्यक्ति को अगर शुरू से अगर धर्म में रुचि हो, ईश्वर में श्रद्धा हो, या प्रकृति पर विश्वास हो, मैं कहता हूँ कि ईश्वर पे भी मत रखो, सिर्फ प्रकृति पे रखो, क्योंकि प्रकृति भी ईश्वर का एक रूप है। अगर प्रकृति के अनुसार अपन लोग चलते हैं तो अपन, और प्रकृति क्या है, केवल पंचभूत का एक वो है, समीक्षण है। तो आप, मैंने बोला आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, उसका एक समावेश है, वही प्रकृति है। अगर अपन ने इसको, प्रकृति को ध्यान रखा, जैसे अपने आपके शरीर में भी ये बोलते हैं कि मृत्यु के समय की व्यक्ति को पंचभूत में विलीन हो गया, इट मीन्स अपने जो शरीर में जो है वो भी पंच तत्व का समावेश है। और जब अपन जिस मकान में रहते हैं, अगर अपनी बॉडी से, आपने देखा होगा कई मकान में अपन जाते हैं और अपन को अच्छा नहीं लगता वहां पर जाने पर, इट मीन्स आपकी बॉडी के पंचभूत उस मकान के पंचभूत से मैच नहीं करते। इट मीन्स ये है इसका एक सबसे बड़ा। अब मैं आपको एक अलग चीज की तरफ ले जाता हूं कि देखिए, आपने अगर कोई भोपाल के पास, अगर आपने कभी गए हैं तो भोपाल के पास 60 किलोमीटर दूर एक भूम बेट का नाम एक जगह है। किसी ने देखा है भीम बेट का? वहां पर 12,000 साल पहले जो व्यक्ति जिस तरह से रहता था उसका उन्होंने चित्रण किया है, बड़ा बखूबी किया है। मैं देख के आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा मतलब पता लगता है कि अपने पूर्वज और 12,500 साल पहले प्रकृति किस तरह से थी और वो किस तरह से इसको, इस पर रहते थे। और दूसरा उसका उदाहरण है कि ये लोग जो है, सबसे पहले मनुष्य जब आया तो सबसे पहले अपने छिपने के लिए उसने ये देखा कि अपन गुफा में चले जाते हैं, क्योंकि रहने का कोई स्थान नहीं था। फिर जो जीव जंतु उनके के प्रहार करने के लिए आते थे तो उन्होंने गुफा बनाई, या पेड़ों के अंदर कोई एक होल बनाकर फिर रहने लगे थे। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है खाने के लिए, जैसे जानवर जैसे घास खाते थे या पत्ते खाते थे या फल फ्रूट्स खाते थे, तो वैसा खाने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जो आया, क्योंकि 860 या 865 साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से जो उसके जो अणु और परमाणु जो एक साथ मिले, मतलब एक साथ जो हुआ उनका, तो उससे क्या कि विच्छेदित हुआ, और विच्छेदित होने से जो उसके सबसे पहले बहुत एयर का वो प्रेशर बना, और उनका जो विघटन हुआ उससे पहले, मतलब सबसे पहले एक
आकाशीय गोल से एक बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ, उससे वायु सबसे पहले आया, उसके बाद उसका वायु से जो एक दूसरे से वो चीज मिली, उसके बाद उसमें जो चमक हुई उससे अग्नि तत्व आया, फिर उसके बाद जल तत्व आया, और जल तत्व के बाद उसका जो मतलब उसका एक सॉलिड पोर्शन थे वो उसका पृथ्वी तत्व बना। तो देखिए ये साइकिल जो है, ये पूरी जो साइकिल है, जैसे वायु है, अग्नि है और पृथ्वी है, इनका जो समावेश है, ये पंचभूत का एक किसी से प्रकट हुए, मीन्स आए हैं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, अगर आपने बम्बई के पास, बम्बई के रहने वाले हमारे भाई जी, तो उनके पास में एक उमर गांव है, वहां पर एक प्रजाति है जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट केवल घास की, उसके घास से, उसके जूस से करते हैं, अगर आपने सुना है तो। उमर गांव के पास एक प्रजाति है और उसका कई बार डिस्कवरी पे भी आ चुका है। अब आप देखिए कि अपने पूरे विश्व में अगर अपन देखते हैं तो 55% नॉन वेजिटेरियन है, उसके बाद 33% जो हैं वो है तो वेजिटेरियन लेकिन एग खाते हैं, मींस प्योर वेजिटेरियन नहीं है। इसके बाद टोटल हो गए 90। इसके बाद जो 10% हैं उनको मैं वेजिटेरियन मानता हूँ, लेकिन केवल 2% ऐसे हैं जो ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते पूरे विश्व में। तो भारतवर्ष की और पूरे विश्व की जो अपनी जनसंख्या है, उसमें जो प्योर वेजिटेरियन है, जो नॉन गार्लिक और आपके ऑनियन भी नहीं लेते, वो सिर्फ 2% है या 3% समझ लीजिए। किसी का आवाज आ रही है तो अगर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा जी। अब आप देखिए कि जैसे रावण के जो ससुर थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे इस वास्तु के फील्ड में। उनका नाम मयंक था, मयंक था उनका नाम। और उन्होंने एक किताब लिखी है, आपने अगर पुरातन में अगर वो किसी अगर लाइब्रेरी में, और वो लाइब्रेरी में मैंने देखी, उस लाइब्रेरी में आपके मैसूर लाइब्रेरी में वो अभी तक भी है किताब, मयम मंतम करके एक बुक है जो रावण के ससुर की लिखी हुई है। मीन्स आज के 6,500 साल पहले की वो किताब है। उसमें उन्होंने रावण से कहा था कि उसने आपने जो पूरी लंका को बड़ी वास्तु से बनाया है, क्योंकि उनके हिसाब से वास्तु से पूर्ण थी, लेकिन एक जगह मिस्टेक थी। उन्होंने बोला था कि इस जगह यहाँ पर मिस्टेक है और इसको अगर आप नहीं करेंगे तो ये पूरी जलकर भस्म होगी, और ऐसा हुआ। दूसरा आप देखिए कि जब श्वेतबंध रामेश्वरम की, आप अगर रामायण पढ़ी है आपने, तो श्वेतबंध रामेश्वरम की जब स्थापना कर रहे थे भगवान राम, और ये जब पूर्ण हुआ तो भगवान राम ने रावण को बुलाया था उसका वास्तु का कंप्लीट करने के लिए, वास्तु की पूजा के लिए। ये आपके रामायण में उल्लेखित है, वो वाल्मीकि रामायण में। क्योंकि रावण जो है वो बहुत बड़ा विद्वान था, और उसको बुलाने के लिए जब मारीची गए, क्योंकि मारीची उनके मामा थे, तो वो जब गए उन्होंने बोला कि आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए पहले के लोग जो थे वो ये नहीं सोचते थे कि मेरा ये शत्रु है या क्या है, लेकिन ये सोचते थे कि मेरा कर्म है वो मुझे करना है, चाहे भगवान राम बुला रहे हैं चाहे कोई भी बुला रहा है। और उसके अलावा भगवान राम को उन्होंने यहाँ तक बोला कि मैं एक दिन के लिए सीता को भी लेके आऊंगा, क्योंकि ये जो पूजा है ये बिना स्त्री के पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो वो सीता को लेके आए, फिर वापस लेके गए। लेकिन देखिए ये एक पिछले जमाने में जो लोग थे, क्योंकि उस समय सतयुग का प्रारुर्भाव हुआ था, तो सतयुग में जो है केवल, आपने महाभारत का युद्ध भी देखा होगा, एक समय निश्चित होता था कि सुबह 8 बजे से उसकी चालू होगी लड़ाई, और शाम को 6 बजे सूर्यास्त जब होगा तब समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं कि रात को मिसाइल छोड़ दिया किसी ने, या पहले से बता के कोई काम नहीं किया, इस तरह लड़ाई नहीं होती थी। तो बहुत समझदार लोग थे। अब अपन आगे चलते हैं। अपने 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं, आपने ये नाम सुना होगा। इसमें देखिए कुछ पुराण ऐसे हैं जिसमें वास्तु का बखूबी उल्लेख है। जैसे नारद पुराण जो है उसमें 16 वास्तु का उल्लेख है। इसके बाद
आपने दूसरा वायु पुराण सुना होगा, उसमें वायु पुराण में भी पर्वत और पर्वत पे जो बनने वाले, शिखर पर बनने वाले जो मंदिर है उनका उल्लेख है। गरुड़ पुराण में भी कुछ अंश हैं जहाँ पर वास्तु का उल्लेख है। इसके अलावा अग्नि पुराण जो है उसमें 45 वास्तु का उल्लेख है, निवास के वास्तु। इसके बाद जो मत्स्य पुराण आता है उसमें कॉलम्स का, मतलब ये जो अपने कॉलम्स बनते हैं और डिजाइन जो बनती थी पहले के जमाने में, उनका उल्लेख है। जो आज के तारीख में जो आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, मतलब डिजाइनिंग जो करते हैं, उसका उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में आता है। अब आजकल की जो पुस्तक है उसमें जो वो भी बहुत प्राचीन है। जैसे आप देखिए बृहद संहिता है, अगर आपने किसी ने पढ़ी हो, उसमें भूमि परीक्षण आती है और 20 वास्तु का समावेश, मतलब 20 तरह के वास्तु का समावेश है। एक विश्वकर्मा प्रकाश है, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ी है, ये पुरानी किताब बता रहा हूं मैं जो काफी वर्षों पुरानी है, जिसमें मूर्ति कला का स्थापत्य और मंदिर का स्थापत्य का उदाहरण मिलता है। एक मानसार करके एक बहुत पुरानी प्राचीन किताब है, इसमें भी जो राजमहल है और जो बहुत बड़े बड़े जो डॉम्स बनाए, बड़े ऊपर के डॉम्स बनाए जाते थे या डैम का डिजाइन होता था, वो इसमें 18 प्रकार के वास्तु का विश्लेषण है। एक अत्रि संहिता है, अत्रि संहिता में भी भवन निर्माण का बहुत अच्छा उल्लेख किया गया है। अब देखिए अगर अपन वास्तु को देखते हैं तो साउथ का वास्तु और नॉर्थ के वास्तु में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, आप मंदिर को देख लें। अगर साउथ के मंदिर को देखेंगे और नॉर्थ के मंदिर को देखेंगे तो उनके जो डॉम के डिजाइन है, मीन्स उसकी जो शिखर है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होगा। क्योंकि नॉर्थ में जो है, क्योंकि अपनी जो पहले की सभ्यता थी उसमें वो लोग जो द्रविडियंस थे, जो गोदावरी के उधर रहते थे वो द्रविडियंस थे, और जो गोदावरी के इधर थे वो आर्यंस थे। जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनको आर्यंस बोलते हैं, जो साउथ इंडियन है उनको द्रविडियंस बोलते हैं। तो वहाँ के जो आपका मंदिर का स्थापित्य अगर अपन देखेंगे तो काले पत्थर से बना हुआ है। अगर अपन रामेश्वरम देख लीजिए, चाहे आप मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल देख लीजिए, या कोई भी विशाल मंदिर देख लीजिए, तो उसका स्थापित्य काले पत्थर से बना हुआ है। जबकि नॉर्थ में संगमरमर का होता था, और उसके डॉम का डिजाइन जो है एक अलग ही ढंग का हुआ करता था। और दूसरा अगर अपन देखते हैं कि ईस्ट की तरफ, जैसे अपन चारों धाम में अगर अपन जाते हैं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ का एक धाम बोलते हैं, दूसरा एक आपके पुरी को बोलते हैं। पुरी का जो स्थापित है पूरा, अगर आप पुरी का अगर आप वास्तु देखेंगे तो उसका आइसोमेट्रिकल व्यू देखेंगे पुरी का, तो बिल्कुल श्री यंत्र जैसा है। उसमें वही 4 दरवाजे हैं, धर्म दरवाजा, मोक्ष दरवाजा, आपके उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, चारों दरवाजे हैं उसमें, और चारों अपने उसको डिनोट करते हैं वो। इसके अलावा अगर आप केदारनाथ अगर कभी गए हैं तो वो भी पूर्ण वास्तु के स्थापित के हिसाब से बना हुआ है। तो ये मैंने बताया आपको। एक मैंने, आप अगर आप नॉर्थ इंडिया से अगर परिचित हैं तो एक आपने सोमपुरा एक आपने प्रजाति सुनी होगी, जो कि आपके वास्तुकला में काफी निपुण है और ट्रेडिशनल वास्तु पे बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। सोमपुरा एक प्रजाति है। सोमपुरा एक ऐसी प्रजाति है जो केवल भवन निर्माण का ही काम करते हैं और पत्थरों पे गढ़ाई का काम करते हैं। मीन्स उस पत्थरों पे जो नक्काशी का काम है, या कोई भी अगर पत्थर पे कोई नक्काशी बनानी है या कोई मूर्ति का निर्माण करना है तो उस पे उसका निर्माण वो बखूबी करते हैं। और ये जो आपके सोमपुरा जो प्रजाति है, ये आप देखेंगे कि अगर इनको आप बुलाएंगे तो ये ट्रेडिशनल वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ इंडिया में ये काम करती है। मुझे साउथ इंडिया में ये प्रजाति का नाम नहीं पता, क्योंकि मैं साउथ में इतना ज़्यादा नहीं रहा हूँ। मैं साउथ से पढ़ा भी हूँ, क्योंकि नाड़ी मैंने साउथ से ही पढ़ी है, सूर्य सिद्धांत मैंने साउथ से ही पढ़ा है। लेकिन
ये प्रजाति का नाम क्या है, लेकिन वहां भी एक स्पेशल प्रजाति है जो केवल आर्किटेक्ट का और इसका भवन निर्माण का काम करती है। अब देखिए अपने जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये साइकिल रही है। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। इस साइकिल को आप पूरा रोटेट करेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पूरी साइकिल एज इट इज रही है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, आप अपना घर अगर है, आपके घर में जैसे 4 दिशाएं जो हैं, एक तो नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। इसके अलावा 4 और दिशाएं हैं, क्योंकि 8 दिशाएं अपनी मुख्य मानते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट है, एक नॉर्थ वेस्ट है, एक साउथ ईस्ट है और एक साउथ वेस्ट है। इसके अलावा जो जैनिज्म का जो वास्तु है, उसमें 10 दिशाओं का समावेश है। 10 दिशाएं कौन सी है? वो आकाश और पाताल को भी मानते हैं। अगर किसी ने जैन की अगर वास्तु पढ़ी है तो आप देखेंगे कि जैन की जो जहाँ पर मूर्ति स्थापित करते हैं, वहां पर मूर्ति स्थापित के बिल्कुल नीचे, क्योंकि मैंने जैन संप्रदाय का एक मैंने वास्तु किया था, इसलिए मुझे पता है, वो मूर्ति के नीचे एक यंत्र रखे जाते हैं, चाहे चांदी के हों, चाहे कांस्य के हों या किसी अष्टधातु के हों, और उसके नीचे बिल्कुल उस जहाँ पर वो आपके यंत्र रखे जाते हैं, उसके नीचे की तरफ एक होलो वो रखा जाता है, एक पाइप, और वो होलो पाइप इतना नीचे तक ले जाया जाता है जब तक कि कोई सॉलिड जगह नहीं मिल जाए। वो क्यों करते हैं? उसका कारण है कि वो सोचते हैं कि जो जियो की जो नीचे की जो स्ट्रेस है, जो जियो की पावर जो है, वो इस मूर्ति में आनी चाहिए। और किसी भी मूर्ति में अगर ऐसा, साउथ की तरफ भी कुछ मूर्तियों में ऐसा है, तो वहां की मूर्ति ऑटोमेटिक जागृत होती है। अब देखिए जैनिज्म के जितने भी हैं, चाहे आपने अगर कभी ऋषभ देव का मंदिर देखा है, जो कि उदयपुर के पास एक ऋषभ देव जगह है, वहां पर ऋषभ देव इनके 24वें तीर्थंकर का एक है, जिसको वहां के जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उसको शिव का रूप मानते हैं, और जैनिज्म उसको 24वां तीर्थंकर मानते हैं। उसमें भी उस पाइप का समावेश है, और वो इतनी जागृत प्रतिमा है कि आप वहां कुछ भी चीज मांगेंगे, आपका 24 आवर्स में वो काम होता है। मैंने देखा है, वहां केसर का भोग लगता है और वो बड़ी जागृत प्रतिमा है। अब अपन इसमें देखिए, इसमें भी 2 तरीके के वास्तु अपन होते हैं। एक तो यूनिवर्सल वास्तु अपन करते हैं, जो एक नॉर्मल वास्तु है, और एक अपन एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु करते हैं और एक आपके यूनिवर्सल वास्तु करते हैं। वास्तु में अगर आपके देखिए, अगर आपको ये पता है कि वास्तु में कौन सा ग्रह किस जगह को इंडिकेट करता है, तो वो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वो आपको कौन सा ग्रह जो है वो दूषित कर रहा है। मैं एक चार्ट डालता हूँ, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे डालूं या मैं उस पे डालूं, आपके टेलीग्राम पर? व्हाट्सएप पे डाल दीजिए सर। अच्छा, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। अच्छा, मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ, तो आप लोगों को एक चीज पता लगेगी। देखिए व्हाट्सएप पे मैंने एक चार्ट डाला है, आप देखिए 1 से 12 तक नैसर्गिक अपने वास्तु तत्व हैं। एक मैंने कुंडली डाली है, जिसमें ईस्ट, ऊपर ईस्ट दिखाया हुआ है, और नीचे ही नीचे वेस्ट दिखाया हुआ है। लेफ्ट साइड में नॉर्थ है और राइट साइड में साउथ है। देखा आपने?
तो देखिए इसमें जो है आपका, आपको दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहे हैं। जी, देखिए बीच ही बीच में तो ब्रह्म स्थान है, और जहां पर ईस्ट लिखा हुआ है वहां पर सूर्य है, और इधर ईशान कोण में मतलब ईस्ट के बिल्कुल अटैच लेफ्ट साइड में, जहां पर नॉर्थ और ईस्ट का जो कान कोना है वहां पर गुरु और केतु विराजमान है। इसके बाद जो नॉर्थ साइड है वहां पर बुध विराजमान है। उसके बाद जो वायव्य कोण है, जहां पर वेस्ट और नॉर्थ का पोर्शन है, वहां पर चंद्रमा विराजमान है, और जो आपके वेस्ट पोर्शन है उसमें शनि विराजमान है, और जो आपके साउथ वेस्ट का पोर्शन है वहां पर राहु विराजमान है, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, और जिसको साउथ है वहां पर मंगल विराजमान है, और जो आपके मतलब साउथ ईस्ट का पोर्शन है, तो साउथ और ईस्ट का कॉर्नर है वहां पर शुक्र विराजमान है। अपन एक उसको ऊपर ही ऊपर आ जाइए, एक कुंडली को मैंने डाला है, आपको कुंडली दिख रही है? यस सर। एक मैं कुंडली और डालता हूँ, एक चार्ट में और डालता हूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये अपन जो मैं केवल आपको फर्क बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में उसके चार्ट में क्या फर्क होता है, सिर्फ इसलिए मैं डाल रहा हूँ, बाकी कोई इसमें वो नहीं है। मैंने एक चार्ट और डाला है अभी, इसको आप देखेंगे, इसमें जो ईस्ट है वहां पर सूर्य लिखा हुआ है जो 1 नंबर है। आपको दिखा सबको? मैंने एक हाथ से बनाया हुआ चार्ट डाला है। यस सर, यस सर। हाँ सर दिख रहा ये है सर। देखिए, ये आपके जो आपकी कुंडली है उसका है पूरा। इसमें जो फर्स्ट नंबर है आपका जो लग्न है, लग्न पे आपका, ये आपका एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली, अगर एस्ट्रोलॉजिकल अपन किसी की परफेक्ट करते हैं, और इसमें हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो आपका ईस्ट पोर्शन है, और जो भी आपका जो घर जिसके नाम से है, या आपका जो घर का मुखिया है, वो पूरी आपको मकान को का जिम्मेदार होता है, मतलब मकान उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग चलता है। तो जो 1 नंबर है वो ईस्ट है, और वहां सन उसका आधिपत्य सन के पास है। सेकंड नंबर जो हाउस है, हाउस नंबर सेकंड जो है, वो उसका जो आधिपत्य है मून के पास है। देखिए ये क्यों है, ये इसका लॉजिक भी बता देता हूँ आपको। 1 नंबर पर मतलब सूर्य उच्च का होता है, परफेक्ट। 2 नंबर ये हमेशा हेल्थ, फेम और क्योर देता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो नॉर्थ वेस्ट है आपका, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ और मनी को डिनोट करता है, और यहाँ पर आधिपत्य मून के पास है, क्योंकि मून जो है वृषभ राशि का उच्च का होता है, परफेक्ट। अब जो थर्ड हाउस है, जो आपका शॉर्ट ट्रेवल को डिनोट करता है, और वो साउथ उसको मानते हैं थर्ड हाउस को, और वहां पर मंगल का आधिपत्य है। उस क्यों आधिपत्य मंगल का? क्योंकि अपन वैदिक में जो है जहाँ पर मार्स होता है, मंगल होता है, उसमें एक भाइयों का घर मानते हैं। तो थर्ड हाउस जो है वो मार्स को डिनोट करता है, मतलब उसका आधिपत्य मंगल के पास है। चतुर्थ भाव जो है, चौथा भाव जो है, वो हाउस, व्हीकल और आपके एजुकेशन देता है, वो नॉर्थ ईस्ट को डिनोट करता है। और 4 नंबर पे गुरु का आधिपत्य है, क्योंकि गुरु का आधिपत्य क्यों है? क्योंकि 4 में गुरु उच्च का होता है। अब 5 नंबर पे आ जाते हैं, जो आपके लव अफेयर्स, एजुकेशन और चाइल्ड को भी डिनोट करता है, जो 5th आपका हाउस है, और वो उसका ईस्टर्न वाल है, और यहाँ का आधिपत्य सूर्य के पास है, क्योंकि 5 नंबर पे सूर्य स्वग्रही होता है। अब 6 नंबर पे जो देखिए, वो नॉर्थ पोर्शन को डिनोट करता है, वहां का आधिपत्य मरकरी के पास है, बुध के पास है, क्योंकि 6 नंबर जो है स्वामी बुध होता है। और ये जो है आपके 6 नंबर जो है वो क्या चीज देता है? आपके एनिमीज देता है, आपके डिजीज देता है, आपके लॉन को डिनोट करता है, और एक आपके प्रोफेशन मीन्स सर्विस जो है आपकी, उसको डिनोट करता है। अब 7th हाउस जो है आपका साउथ वेस्ट पोर्शन है। मैं ये आप ध्यान रखिएगा
ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु की तरफ ले जा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक यूनिवर्सल वास्तु पे ले जाऊंगा। ये भी क्योंकि समझना जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु कैसे करते हैं और उसको कैसे पकड़ते हैं। मैं अभी आपको उसका एक उदाहरण करके बताऊंगा, ऐसे नहीं। और आप लोगों में से किसी का चार्ट लूंगा और ये मैं प्रूव करूंगा कि ये परफेक्ट है। 7 नंबर पे साउथ वेस्ट है, उसका आधिपत्य राहु के पास है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो उसको जो नैऋत्य कोण का जो आधिपत्य है साउथ वेस्ट का राहु है। और राहु इसलिए भी है कि साउथ वेस्ट पोर्शन पे अपना शयन कक्ष होता है और 7th हाउस जो है स्पाउस को डिनोट करता है। इसमें मैरिज, मैरिटल लाइफ और एक आपके प्रोफेशन या बिजनेस जो भी है या पार्टनरशिप, उसी को डिनोट करता है। इसके बाद जो 8th हाउस है वो आपकी साउथ वॉल है। ये आपके आधिपत्य मंगल के पास है। ये आपके लॉन्ग डिजीज को डिनोट करता है, आपके लिटिगेशंस को डिनोट करता है, एक्सीडेंट को डिनोट करता है और एक आपके डेथ को डिनोट करता है। परफेक्ट। इसके बाद ये आप वैदिक में सभी लोग पढ़े हुए हैं, आप विद्वान लोग हैं। 9वें जो हाउस है अपना वो सेंटर प्लेस मानते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु में, और इसका आधिपत्य केतु को दिया गया है। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, आपके यूनिवर्सल वास्तु में भी केतु जो है वो बृहस्पति के साथ भी है, ब्रह्म स्थान पर भी मानते हैं, क्योंकि आकाश तत्व को भी डिनोट करता है। और कुछ लोग मतलब केतु और गुरु दोनों को आकाश तत्व मानते हैं, क्योंकि देखिए गुरु को जीव बोलते हैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में, और जीव जो है प्राणवायु है, और जीव को वैसे भी आकाश तत्व का रूप दिया गया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में भी बैठे होते हैं दोनों के दोनों, और आपके ब्रह्म स्थान को भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके सेंटर प्लेस पर केतु विराजमान है, और ये आपके लॉन्ग ट्रेवल को डिनोट करता है। इसके बाद जो 10th हाउस है आपका, वो आपका इनकम सोर्सेज है और प्रोफेशन है आपका और फेम है आपका। और उसको जो 10th हाउस है उसका आधिपत्य वेस्ट के पास है, सैटर्न को उसको आधिपत्य माना गया है। और जो 11th हाउस है वो वेस्टर्न वॉल है, और यहाँ पर शनि उसको आधिपत्य है, और आपके गेन्स को, प्रोफेशन गेन्स को वो डिनोट करता है। इसके बाद जो साउथ वेस्ट पोर्शन है, साउथ ईस्ट पोर्शन सॉरी, 12वां हाउस जो है साउथ ईस्ट है, जिसको शुक्र वहां का आधिपत्य, क्यों 12वें हाउस में शुक्र उच्च का होता है। और जैसे 10वें का और 11वें का दोनों का शनि है, तो 10वें और 11वें में वैसे भी स्वग्रही शनि होता है। और ये 12वां हाउस जो है लिटिगेशंस देता है, जेल यात्रा देता है, फॉरेन ट्रेवल देता है, और एक आपके हॉस्पिटल भाव है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर, यहाँ तक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर, है ना? अब नहीं एक कोई भी मुझे मैं या तो मैं एक चार्ट डालता हूँ जो मैंने खुद ने वास्तु किया था, वो मैं एक चार्ट डालता हूँ इसमें, आपके व्हाट्सएप पे डाला है मैंने एक चार्ट उसको, और मैं बताता हूँ वो। और इसमें हमेशा अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु आपका करता है, देखिए एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु उस कंडीशन में किया जाता है जब आपका यूनिवर्सल वास्तु काम नहीं करता हो। सबसे पहले यूनिवर्सल वास्तु करते हैं, और उसके लिए मैंने बताया आपको, जैसे आपके ईस्ट को सूर्य डिनोट करता है, आपके नॉर्थ ईस्ट को गुरु डिनोट करता है और केतु डिनोट करता है, आपके उत्तर को बुध डिनोट करता है, आपके वायव्य कोण जो है उसको चंद्रमा डिनोट करता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु की तरह नहीं है। और आपके जो पश्चिम दिशा है उसको पश्चिम डिनोट करता है, उसको शनि डिनोट करता है। जो नैऋत्य कोण है, जो साउथ वेस्ट पोर्शन है, उसको आपका राहु डिनोट करता है, और जो आपका साउथ पोर्शन है उसको मंगल डिनोट करता है, और आपका जो साउथ ईस्ट पोर्शन है उसको शुक्र डिनोट करता है। और इस तरह से आपके 8 दिशाओं को, और जो आकाश तत्व है उसको गुरु भी मानते हैं और केतु भी मानते हैं। अब इसको देखिए, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप थोड़ा सा एक बार अनम्यूट कर लीजिए, किसी ने म्यूट म्यूट कर लीजिए प्लीज।
देखिए, एक मैं सबसे बढ़िया टेस्ट बताता हूँ आपके घर का, जो आप अपने घर पे टेस्ट कर सकते हैं कि आपके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। आप 4 बोतल लेंगे प्लेन, मतलब व्हाइट कलर की कांच की बोतल, और चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, कौन सी कोनों में, जो मैंने बताया था आपको, एक नॉर्थ ईस्ट, एक साउथ ईस्ट, एक साउथ वेस्ट और एक नॉर्थ वेस्ट, इसमें चारों बोतल को एक समय पर चारों आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। आपको भी नहीं आ रही। मैं भी सोचा मेरे को ही नहीं आ रही सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। ये बीच में कट कैसे गया, मेरे समझ नहीं बैठा। चलिए, आप सभी लोग आ गए। सॉरी, पता नहीं बीच में कैसे कट गया। चलिए, मैं बता रहा था कि इसका टेस्ट करने के लिए क्या करें। आप एक कांच की 4 बोतलें लें और आपके नॉर्थ ईस्ट, आप म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट कर लें। देखिए, आप एक 4 बोतलें लें, एक नॉर्थ ईस्ट में रख दें भर के, एक नॉर्थ वेस्ट में रख दें, एक साउथ ईस्ट में रख दें, एक साउथ वेस्ट में रख दें। तो ये देखें कि आपके 5 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद सबसे ज्यादा कौन सी जल्दी खराब होती है बोतल, या सबसे ज्यादा खराब किस बोतल का पानी होता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर जो है नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट है, उसके बाद साउथ ईस्ट है और फिर साउथ वेस्ट है। मतलब अगर देखिए, नॉर्थ ईस्ट का पानी सबसे पहले खराब होता है, इट मीन्स घर में एक वास्तु का ज्यादा खराबी है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में होता है तो इट मीन्स 75% घर का वास्तु खराब है। इसके बाद साउथ ईस्ट का खराब है, तो ये थर्ड नंबर का मीन्स वास्तु 75% सही है और 25%, और जिसका साउथ वेस्ट का अगर खराब होती है बोतल, तो इट मीन्स वास्तु ज्यादा खराब नहीं है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर खराब होता है तो सबसे ज्यादा वास्तु खराब है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में होता है तो आपका 75% ठीक है, 75% खराब है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके घर के वास्तु कितना है। ये चेक करने की तरकीब है। यूनिवर्सल वास्तु में क्या करते हैं, यूनिवर्सल वास्तु में ये देखिए, ये चीजें देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए। जैसे आपका मेन गेट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपनी जो 12 राशियां हैं, ये सभी किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे आपके 1, 5 और 9, आप लोग ज्योतिष से कंफर्टेबल हैं सभी। देखिए, यस सर। मेष, सिंह और धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व हैं। इसके बाद 2 मीन्स वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि,
ये पृथ्वी तत्व हैं। इसके बाद मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये वायु तत्व हैं। और इसके चौथी नंबर की जो राशि है ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये जल तत्व हैं। तो इनको सभी को दिशा दी गई है। जैसे अग्नि तत्व को उत्तराभिमुख मकान सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, उत्तर की तरफ का फेसिंग किया हुआ मकान सबसे अच्छा रहता है। 1, 5, 9 को मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को हमेशा उत्तर की तरफ का मकान सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरियस होता है। इसके बाद 2, 6, 10 मीन्स वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों को सबसे अच्छा दक्षिण मुखी मकान रहता है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण मुखी मकान खराब होता है। दक्षिण मुखी मकान अगर सही जगह पर है, मैं उस पर भी आऊंगा कि जो 32 दिशाएं हैं उसमें कौन सी दिशा, कौन से नंबर पर आपका गेट होना चाहिए और गेट भी कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब आज तो अपना एक तरीके से इंट्रोडक्शन है और मैं ट्रेडिशनल वास्तु पे आपको लेके आऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है, जो वायु तत्व है उसको पश्चिमाभिमुख मकान सबसे ज्यादा सूट करता है। पश्चिम की तरफ फेसिंग किया हुआ मकान सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरियस होता है। जो लास्ट में जल तत्व है इसमें कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, उनको पूर्वाभिमुख मकान सबसे ज्यादा सूट करता है। ये आप लोग नोट नहीं करेंगे तो रिकॉर्डिंग में रहेगा, तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकेंगे। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है, अगर आपका ईस्ट पोर्शन है, मतलब आपका जो सूर्य जहाँ निकलता है वहाँ ईस्ट पोर्शन पे अगर आपका आप ऑफिस बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा आपको प्रॉस्पेरस होता है। और जो उसका नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। और दूसरे नंबर पे बच्चों का स्टडी रूम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और तीसरे नंबर पे जो वृद्ध व्यक्ति हैं, या तो अकेले हों या तो विधुर हों या विधवा हो, उनको भी उधर सुलाया जा सकता है। या कोई 60 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति है जिनको दवाई इफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ईस्ट पोर्शन नॉर्थ ईस्ट पोर्शन के लिए सबसे अच्छा, अगर मेडिसिन किसी को नहीं काम कर रही है लेकिन 60 साल से बड़ा हो तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके बाद जो नॉर्थ दिशा है आपकी, तो जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बताया ना आपने। नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें मंदिर का निर्माण, मतलब अपना मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। उसमें आप बच्चों का स्टडी रूम भी बना सकते हैं। और कोई अकेला व्यक्ति सोता है, मतलब विधुर हो या विधवा हो, वो वहां सो सकते हैं। और अगर कहीं भी ऑप्शन नहीं है तो 60 साल से जो बुजुर्ग पति पत्नी है उनको भी वहां सोना अलाउ है, क्योंकि वहां पर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद आपके नॉर्थ आता है। नॉर्थ जो पोर्शन है कुबेर का है, जहाँ पर धन संपत्ति देखी जाती है और नॉर्थ पोर्शन से काफी चीजें प्रॉस्पेरिटी देखी जाती है। इसके बाद जो वायव्य कोण है, वायव्य कोण में सबसे ज्यादा जो है वो, अगर कोई आपके बच्ची है, लड़की है, उसका बेडरूम या आपके गेस्ट बेडरूम हमेशा वहां बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर चंद्रमा का आधिपत्य है। और चंद्रमा जो है वो फास्ट मूविंग होता है और ये वायव्य को भी फास्ट मूविंग कॉर्नर मानते हैं, क्योंकि हमेशा जो चंद्रमा है 2.25 दिन में अपनी परिवर्तन कर लेता है। तो बच्ची का अगर बेडरूम बनाते हैं तो बच्ची की शादी जल्दी होती है, आपके कोई गेस्ट आते हैं तो वो जल्दी चले जाते हैं। और तीसरा जो है, आप वहां पर जो सबसे बड़ी चीज है वायव्य कोण में, आप कोई भी, जैसे अगर आपकी कोई शॉप है तो आप कोई फास्ट मूविंग अगर कोई चीज वहां अगर बिकने वाली चीज अगर रखेंगे तो बहुत जल्दी बिक जाती है। इसके बाद जो आपके वेस्ट पोर्शन है वहां पर हमेशा आपके टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि शनि पर उसका आधिपत्य है। इसके बाद जो नैऋत्य कोण है, जहाँ पर राहु का आधिपत्य है, वहां पर आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। और मास्टर बेडरूम में भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि साउथ वेस्ट के एक्सट्रीम में कभी भी टॉयलेट नहीं हो। और यहाँ पर तिजोरी भी रखी जाती है जो कि
साउथ की तरफ उसका बैक हो और उत्तर की तरफ खुलती हुई हो, यहाँ पर तिजोरी भी रख सकते हैं। और दूसरा, मास्टर बेडरूम हमेशा इधर होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं हो, नहीं तो गृह स्वामी को कोई क्रॉनिक डिजीज दे देती है। इसके बाद जो आपका साउथ पोर्शन है, साउथ पोर्शन में जो है वो हमेशा सीढ़ियां बनाई जाती है। आपके अगर सीढ़ी बनानी है तो साउथ की तरफ बनाई जाती है, और जो साउथ वेस्ट पोर्शन है वहां पर ओवरहेड टैंक बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हाइट आपकी सबसे ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें मंगल की तरफ मतलब साउथ में सीढ़ी इसलिए बनाई जाती है कि उसका जो उतराव है, मतलब उसका जो ढलान है, हमेशा नॉर्थ की तरफ आता है। और एक चीज और ध्यान रखी जाती है, क्योंकि वो बुद्ध का रूप है, सीढ़ी जो है वो बुद्ध है और वो मंगल की जगह पर बनाई जाती है, तो व्यक्ति में बुद्धिमता आती है और उत्तर की तरफ उसका उतार होता है। और हमेशा सीढ़ियों में दो चीज विशेष ध्यान देनी चाहिए, एक तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एक अनइवन सीढ़ियां होनी चाहिए, इवन सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, और एक बीच में कभी भी वाइंडर नहीं होने चाहिए, जिसको तिकोनी सीढ़ी बोलते हैं। आपने देखा कि कई घरों में जगह की कमी के कारण में वाइंडर्स बन जाते हैं, जिसको तिकोनी सीढ़ी बोलते हैं। लैंडिंग पर तिकोनी सीढ़ी बना ली जाती है, वो नुकसान पड़ जाती है। तिकोनी सीढ़ी जिस मकान में होगी वहां पर पैसे का एक तो नुकसान होता है, और दूसरा स्त्री संतान की विशेषता होती है। तो ये एक वास्तु दोष है। इसके बाद जो साउथ ईस्ट है वहां पर हमेशा किचन बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो यूनिवर्सल वास्तु है ये किया जाता है, ये देखा जाता है। आप बोलेंगे कि आप चर्निंग कहाँ होती है, मतलब अपन को जैसे आज के युग में सभी के घर में वॉशिंग मशीन होती है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छी जो जगह है, दो जगह सबसे अच्छी है, एक तो साउथ साउथ वेस्ट, और दूसरा इसके लिए ईस्ट साउथ साउथ। ये सबसे अच्छी जगह है। अगर इस जगह आपका अगर चर्निंग की मतलब वो घूमती है, चर्न करती है कपड़ों को, और इसलिए वहां पर रखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, और किसी जगह भी इसको नहीं रखी जाती। तो ये एक बार रिपीट कर देना वॉशिंग मशीन वाला। देखिए, जो चर्निंग पॉइंट है वो आपका जो साउथ साउथ ईस्ट, तो सॉरी, हाँ, ईस्ट साउथ साउथ और साउथ साउथ वेस्ट, ये दो जगह सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सीढ़ियों के लिए हमेशा साउथ में बनाते हैं, और नॉर्थ की तरफ उसका ढलान मतलब उतरता हुआ नॉर्थ होना चाहिए, राइट साइड में घूमना चाहिए व्यक्ति, और अनइवन सीढ़ी होनी चाहिए, जैसे आपके 17 हो, 19 हो, 21 हो, और उसमें हमेशा आप जब पैर रखते हैं उसको एक नंबर गिना जाता है। मीन्स जो आपके ट्रेड होती है, यहाँ पर एक होती है राइजर, एक होता है ट्रेड। ट्रेड पर जो आप रखते जाएंगे पैर, उसको एक गिनाए, फिर दूसरा गिनाए, फिर तीसरा गिनाए, और राइट साइड पे घूमे। आपको मैं ये बाद में बताऊंगा कि कहीं गलती हो गई, और मैं बिना तोड़े फोड़े बात तो ठीक करूंगा, और आप देखेंगे उसके रिजल्ट विद इन 24 आवर्स आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मैंने इसको ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से इसको डिजाइन किया कि आप लोगों को इसका फायदा मिले। और इसके ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा मैं, बड़े सरल उपाय, और 100% बिना तोड़ फोड़ के। अगर आपके यहाँ पर आप कभी भी कोई कांच अगर आपके हैं, तो कभी भी साउथ पोर्शन में कांच नहीं लगाएं, निषेध है। साउथ में कभी भी ग्लास नहीं होना चाहिए। अगर आप घड़ी लगाते हैं तो हमेशा नॉर्थ वॉल पर लगाएं। वॉच हमेशा नॉर्थ वॉल पर लगाई जाती है। आपने देखा होगा कई घरों में कोई ड्रैगन रख देता है, कोई कछुआ रख देता है जिसके अंदर मुंह पर वो, ये सब फ्रेंची वास्तु हैं जो आपके चाइना से आया। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि चाइना में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी बेन है, ये शायद पता है यदि आपको, लेकिन अपने हिंदुस्तानी जो है हर चीज को पकड़ लेते हैं। ये जो आपके फ्रेंची वास्तु जो है ये चाइना से ही आया है, और इसका बहुत कम इफेक्ट होता है, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, कोई इसका खास इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो मैं चीज बताऊंगा
जो कॉस्मिक एनर्जी से आती है और अच्छे रिजल्ट देती है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी, काफ़ी लोग सभी शायद एस्ट्रोलॉजी फील्ड से हैं। मैं आपको जो आपके सूर्य की रश्मि से जो सूर्य की 7 रश्मियाँ हैं, जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं, मीन्स आपने नाम सुना है विबग्योर का? जो सूर्य की 7 रश्मि है, जो इंद्रधनुष बनता है, अपने कभी बारिश होती है, धूप निकल जाती है तो उसमें वी से जो वायलेट है, आई से इंडिगो है, ब्लू से, बी से ब्लू है, जी से ग्रीन है, वाई से येलो है, ओ से ऑरेंज है और आर से रेड है। आपको पता है ये कौन कौन सी रश्मि किस किस ग्रह को डिनोट करती है? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो वॉयलेट कलर है वो बताइए किसका है? वॉयलेट कलर है शुक्र का। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाता हूँ और ये एस्ट्रोनॉमी का एक पार्ट है। तो अपने को जो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, इसलिए अपन बोलते हैं कि सूर्य को सुबह प्रणाम करना चाहिए और उसको अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से जो सुबह की अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है, वो आपके विटामिन डी लेके आती है। और उसका कारण भी यही है कि अपन को नॉर्थ ईस्ट में क्यों मंदिर रखा गया, क्योंकि देखिए, जो इसके अल्ट्रावायलेट जो रेज निकलती है, सबसे पहले ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पर ही आती है। सूर्य के परिभ्रमण कर रहे हैं सभी ग्रह, और उसमें अर्थ जो सामने आ जाती है, उसके तब रात होती है, और जब सुबह उसका जब वहां से हटने लगती है तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन आता है, वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज सबसे पहले आती है। इसलिए अपन को नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा जाता है, और ईस्ट के मकान इसलिए शुभ माने जाते हैं। वैसे तो राशियों के हिसाब से मानता हूँ, और वास्तु भी मानता है कि राशियों के हिसाब से, क्योंकि मैंने दक्षिण के मकान में, मैं अभी तक लगभग 1 लाख वास्तु कर चुका हूँ। तो दक्षिण के मकान, दक्षिण मुखी मकान, अगर किसी आपके पृथ्वी तत्व वाले को दिला दिया जाए तो जबरदस्त फायदा देते हैं। लेकिन उसकी जगह जो है वो आपके 12 और 11 नंबर पर ही होनी चाहिए। वो मैं बाद में आता हूँ सब्जेक्ट पर कि कहाँ कौन सा द्वार होना चाहिए। तो वॉयलेट कलर जो है वो शुक्र का है। इंडिगो कलर बताएंगे आप किसको डिनोट करता है, कौन से ग्रह को? इंडिगो कलर कोई बता सकता है आप में से? शनि को डिनोट करता है। इसके बाद जो ब्लू कलर है वो किसको डिनोट करता है? ब्लू कलर जुपिटर को डिनोट करता है। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि ब्लू कलर कैसे उसका हो गया जुपिटर को, लेकिन अपन को जो भी कॉस्मिक एनर्जी होती है वो प्रिज्मेटिक के थ्रू आ रही है, डायरेक्ट नहीं मिल रही अपन को। क्योंकि अपन को सूर्य भी व्हाइट कलर दिखता है, सुबह का सूर्य जो है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है वो येलो होता है, बाद में उसको व्हाइट दिखता है। लेकिन इसकी 7 रश्मियां जो है वो कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू, मतलब प्रिज्मेटिक आपके ग्रह के टकरा के फिर पृथ्वी पर आ रही है, तो ये अपन को कॉस्मिक एनर्जी होती है। तभी अपन को जैन थेरेपी इंस्टेंट काम करती है, क्योंकि वो जैन थेरेपी उसको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। तो मैंने बताया कि ब्लू कलर जो है वो डिनोट करता है जुपिटर को, ग्रीन कलर जो है मरकरी को करता है। इसके बाद येलो कलर जो है, बताइए किसको डिनोट करता है? मंगल, येलो कलर मंगल, मार्स, मंगल को, ग्रेट। और ऑरेंज कलर जो करता है चंद्रमा को करता है। और लास्ट का जो रेड कलर है वो इट्सल्फ सूर्य है। और जो अल्ट्रावायलेट जो है वो राहु है, और इंफ्रारेड जो है आपके वो केतु है। क्योंकि प्रिज्मेटिक को अपन किसी चीज को, सूर्य जो भी प्रकाश होता है वो 180 डिग्री पर ट्रेवल करता है। उसके आगे अगर कोई हार्डबोर्ड रख देते हैं या कोई चीज रख देते हैं तो वो चीज वहां रुक जाती है और वापस रिफ्लेक्ट होती है। तो ये छाया ग्रह, इसको इसीलिए मानते हैं। राहु और केतु जो है छाया ग्रह है। तो अल्ट्रावायलेट जो है वो है आपके राहु, और इंफ्रारेड जो है वो केतु है। परफेक्ट, समझ गए आप लोग? अपन आज यहाँ समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे चल के मैं इसको आप ट्रेडिशनल वास्तु पर लेके जाऊंगा तो आपको इतना मजा आएगा। और मैं आपको एक उसका क्लू दे देता हूँ कि आपके जो आपका घर का जो भी क्षेत्रफल है, मतलब अब आजकल के लोग जो हैं, जो आपके बिल्डर्स लोग जो हैं,
वो ये बोलते हैं कि आपका बिल्ड सुपर बिल्टअप ये है, आपका बिल्टअप एरिया ये है। तो जो बिल्टअप एरिया है मतलब आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसमें आपका वॉल टू वॉल मतलब आउटर वॉल टू आउटर वॉल ये आपका बिल्टअप एरिया है। इसको आप लेंगे डिवाइडेड बाय 8 करेंगे इंटू 9, तो आपके उसमें जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपके मकान को प्रॉस्पेरिटी बता देगा 1 सेकंड में। दोबारा रिपीट करता हूं, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8। ये ट्रेडिशनल वास्तु है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये मैं पुरानी किताबों से पढ़ा इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। और इसमें आपको 1 मिनट में बता देगा कि आपके मकान की प्रॉस्पेरिटी कितनी है। इसमें जो रिमाइंडर बचता है पहले नंबर का अगर 1 बचता है तो वो ध्वज है, दूसरे नंबर पर बचता है तो उसको ध्रुम बोलते हैं, 3 नंबर अगर रिमाइंडर बचता है तो उसको सिंह बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई। 4 नंबर पे बोलते अगर बचता है तो उसको बोलते हैं स्वान। 5 नंबर पे होता है तो वृष। 6 नंबर पे होता है तो खर। 7 नंबर पे होता है तो 7 नंबर रिमाइंडर आता है तो गज। और 8 नंबर का द्वारकांश। द्वाक्षांश लिखिए, द्वाक्षांश। दोबारा रिपीट करता हूं, पहले नंबर का ध्वज, दूसरे नंबर का ध्रूम, तीसरे नंबर का सिंह, चौथे नंबर का स्वान, पांचवें नंबर का वृषभ, छठे नंबर का खर, सातवें नंबर का गज और आठवें नंबर का द्वाक्षांश। द्वाक्षांश। अगर किसी का रिमाइंडर 0 बचता है, मैंने ऐसे भी देखे हैं, उसको भी द्वाक्षांश की गिनती में लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि 1, 3, 5 और 7 ये अच्छे होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 0 ये खराब होते हैं। प्रॉस्पेरिटी मैं इसका कल पूरा विश्लेषण बताऊंगा कि किस चीज को, कौन कौन सी चीज को कहाँ कहाँ किस मतलब अपन जो हमारे जो ट्रेडिशनल वास्तु है उसमें हर एक रूम का अपन मेजरमेंट लेकर उसको बनाते हैं और कौन से उसको आई पर लेकर आते हैं वो मैं आपको कल पूरा अच्छी तरह डिनोट करूंगा, अच्छी तरह आपको पूरा सिखाऊंगा। आपको कोई डाउट है तो अपने को 10 मिनट है पूछ सकते हैं, अनम्यूट करें एक एक व्यक्ति और पूछ सकते हैं किसी को कोई डाउट हुआ तो। मैं एक ट्रेडिशनल वास्तु इसलिए लेके आया कि ये लोग आजकल कोई ट्रेडिशनल वास्तु पढ़ते नहीं है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। गुरुजी आपने कहा स्टेयर्स का जो लास्ट जीना होना चाहिए उसके बाद हमारा जो मेन गेट है राइट साइड में होना चाहिए लेफ्ट साइड में होना चाहिए? देखिए वास्तु का एक दोष और बता दूं मैं कुंडली पे कल दूसरे दिन आपको कल मैं आपको कुंडली पर लेकर चलूंगा और आप लोगों को भी अगर कोई कुंडली बताएंगे तो मैं आपके घर का वास्तु चेक कर दूंगा कि कौन से घर में आपके क्या गड़बड़ी है। तो देखिए अगर घुसते ही सीढ़ियां दिखती हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी रेमेडी बताऊंगा मैं आपको, और रेमेडी इतनी सरल कि सिर्फ 500 रुपए खर्च करेंगे और 100% परफेक्ट होगी और विद इन 24 आवर्स रिजल्ट देख लेना आप। ट्रेडिशनल वास्तु का यही मजा है क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी से वर्क करती है। नहीं नहीं गुरुजी मैंने ये मेरा क्वेश्चन ये था जैसे जी फ्लोर वाइज होता है कि हम इस जीना अपना खत्म हुआ उसके बाद लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मकान होते हैं अच्छा दो दो। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो मैं कल एक वास्तु करने गया था मैं, और मैंने ये चीज आप नोट कर लीजिए सब लोग। देखिए जब आप ग्राउंड पर होते हैं तो आप किधर भी मुड़ें, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो सबसे पहले आप अगर राइट साइड में घूमते हैं तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सेकंड फ्लोर पर उसको रिवर्स कर लीजिए, लेफ्ट में घूमे। थर्ड फ्लोर पर राइट में घूमे। फोर्थ फ्लोर पर लेफ्ट में घूमे। फिफ्थ फ्लोर पर राइट में घूमे। सिक्स फ्लोर पर लेफ्ट में घूमे। और आजकल मैंने एक और चीज देखी है कि कई लोग वो एक एल रॉड या वो आपके स्कैनर लेके घूमते हैं
और ये बोलते हैं कि 7th फ्लोर पर जियोस्ट्रेस लाइन मिली। कैसी बेवकूफ़ी की बातें बोलते हैं। आपके केवल ग्राउंड फ्लोर पर जो मकान होते हैं उसमें जियोस्ट्रेस मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो जियोस्ट्रेस कभी नहीं मिलता। जियोस्ट्रेस जो है वो केवल ग्राउंड पर मिल सकता है, वो भी मिलने के चांस होते हैं, लेकिन और जियोस्ट्रेस की एक स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर अगर कोई बताता है कि जियोस्ट्रेस होता है, इट इज टोटली रॉन्ग। गुरु जी, ये जो महावास्तु करते हैं वो क्या होता है? मैं महावास्तु सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। लेकिन मैं महावास्तु मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं खुर्शीद जी के मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और मैं लगभग वैसा और उससे भी अच्छा मैं सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता हूँ महावास्तु का। और आप एक कमांड देंगे, आपके पूरे मकान में बता देगा कि कौन सा मर्म दबा हुआ है, कौन सा आपका 43 वास्तु में। देखिए, मैं एक और चीज बता दूं, मकान के वास्तु को हमेशा 81 पद से करना चाहिए। मैं उस पर भी आऊंगा। ट्रेडिशनल वास्तु ये भी बताता है कि कौन से नंबर पे, जैसे आपके मकान के वास्तु को हमेशा 81 पद से करना चाहिए। 81 पद, जिसमें 9 खड़ी लाइन है और 9 आड़ी लाइन है। और जो आपके मंदिर का वास्तु है वो 64 पद से किया जाता है, जिसमें 64 पद से आपके मंदिर का, महल का वास्तु जो है वो 64 पद से किया जाता है। और अगर कोई बड़ा आपके जैसे किसी की राम कथा होने वाली है या कोई बहुत बड़ा पंडाल लगने वाला है, उसको 100 पद वास्तु से करते हैं। लिख लीजिए आप लोग ये बात। और कोई बाग बगीचा या आपके फार्म हाउस का जो वास्तु होता है वो 196 पद से होता है। मैं सभी करता हूँ, इसलिए मैं उन पद को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और उसके रिजल्ट जबरदस्त आते हैं। और ये ट्रेडिशनल वास्तु से आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 81 पद का जो वास्तु होता है, आपने सर्वतोभद्र चक्र कितने लोगों ने पढ़ा है? गुरु जी, सर्वतोभद्र पढ़ना है चक्र, आपसे। हाँ मैं पढ़ाता हूँ सर्वतोभद्र चक्र। मैं और तो वेट कर रहा सर्वतोभद्र हूँ। चक्र के इतने बढ़िया प्रिडिक्शन है कि आप ये तक बता सकते हैं कि 2:03 पे कौन सा इवेंट होगा और 3:04 पे कौन सा इवेंट होगा। और आपके मकान का वास्तु पहले हमेशा 80 पद, क्योंकि उसमें 81 पद ही हैं। जो आपके सर्वतोभद्र है उसमें 81 पद हैं और उसी से ही वास्तु होता था पहले। आपके ये और चीज बता दूं मैं, जो महलों का वास्तु होता है उसको 64 पद के वास्तु से किया जाता है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर किसी तरह भी घूमे, लेकिन जैसे फर्स्ट फ्लोर पर गया, आपको राइट में अगर घूमेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, मतलब प्रॉस्पेरिटी रहेगी। इसके बाद सेकंड फ्लोर पर गए, लेफ्ट में घूमेंगे, मतलब आप लिफ्ट से निकले तो लेफ्ट में अगर घूमते तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। इसको हमेशा लेफ्ट राइट ऊपर तक करते जाइए और चेक कर लीजिए। एक क्वेश्चन है गुरुजी। बोलिए बोलिए। सर, ऐसा है कि अगर सेकंड फ्लोर पे एक दरवाजा राइट में है और एक बिल्कुल सीध में है, तो कौन सा बेटर रहेगा? मतलब वो राइट वाला बेटर है। नहीं नहीं, राइट वाला तो सही नहीं है, तो सीधा वाला जो बेटर है। और सामने वाला? हाँ वही वही, उसी में घुसे। अच्छा, थैंक क्योंकि यू। राइट, फर्स्ट फ्लोर पर राइट, सेकंड फ्लोर पर लेफ्ट, थर्ड फ्लोर पर राइट, फोर्थ फ्लोर पर लेफ्ट, ये ध्यान रखिएगा बस, है ना। ये जी अच्छा जी, भी सवाल किया आपने, और जो सवाल करेंगे उससे काफी चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल वास्तु का जबरदस्त काम करने वाला व्यक्ति नाइस, सो नाइस। हूँ। और सर कल एक मैं बात आपको जो है। इनकी विवेचना करूंगा आपकी, मैं ये ध्वज की, ध्रुव की, अगर आपके मकान का अगर आप मुझे लेंथ और विड्थ देंगे तो मैं रिजल्ट बता दूंगा आपके मकान के। ये रिजल्ट हैं, जैसे एक मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ, आपको ये बता दूं, मेरा मालवीय नगर में मकान है, मतलब ऑफिस है मालवीय में, रहता भी हूँ, लेकिन बहुत कम आना होता है मेरा, क्योंकि मेरा दिल्ली ऑफिस है, बम्बई ऑफिस है और यूएस ऑफिस है, लेकिन जाना कम होता है मेरा। तो आप देखिए, जयपुर में जो है एक व्यक्ति थे कलकत्ता के, गांधीनगर में उनका एक फ्लैट था, फ्लैट भी 8 करोड़ का था, बहुत बड़ा फ्लैट। और कलकत्ता में भी उनका एक मकान था, लेकिन कहते थे कि मुझे बट साहब एक बार मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शमशान में रह रहा हूँ, और इतना पैसा खर्च करने के बाद में।
तो मैंने सिर्फ ये उनको बोला, मैं उस समय बम्बई था, तो मैंने बोला मुझे सिर्फ आपके स्क्वायर फीट एरिया दे दो कितना है। तो इसका स्क्वायर फीट एरिया जो आ रहा था ध्रुव पर आ रहा था सेकंड नंबर, तो उसका जो उसका रिमाइंडर था 2 बच रहा था। मैंने कहा यहाँ तो आप इमीडिएट खाली कर दो इसको, या फिर मैं एक आपको रेमेडी बताता हूँ वो कर लो। और रेमेडी जो उन्होंने की उसके बाद इतने खुश हुए मुझसे। रेमेडी कितने की, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया खर्च हुआ होगा और जबरदस्त फायदे मिले। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको चेंज किया जाता है और कैसे उसको रिजल्ट देखे जाते हैं। गुरुजी तो नाप पूछे। अंदर से आउटर का नाप लेना है या अंदर का या भूमि का या भूखंड का, मतलब या फ्लैट नहीं, का? नहीं, नहीं, ये अपन इनर की बात कर रहे हैं, अंदर से अंदर का। आपने अंदर। देखा होगा पुराने जो ट्रेडिशनल वास्तु करने वाले हैं हर एक रूम को चेक करते थे, हर एक रूम का। एक और मैं नई चीज बता दूं आपको, ट्रेडिशनल वास्तु में कभी भी कोई रूम जो है स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब 12 बाई 12 का अगर कोई रूम है उसमें कभी नहीं रहे। 12 फुट 3 इंच इंटू 12 फीट या 12 फुट 1 इंच इंटू 12 फीट, दैट इज ओके। लेकिन 12 फीट बाई 12 फीट या 10 फीट बाई 10 फीट या 9 फीट बाई, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। वो इतना नुकसान करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका मैं कारण बताऊंगा क्यों करता है। मुझे करे क्या, आजकल फ्लैट सिस्टम है तो सब यही रहता है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एक सवाल आखिरी है कि ये जो अपने को नाप लेना है उसमें कवर्ड बालकोनी जिसपे छत है और कवर्ड स्टेयरकेस वो भी शामिल होंगी? जी, बिल्टअप एरिया में सभी शामिल होते हैं। जी जी जी। आपको एक वो देता है कि वो ये बिल्टअप एरिया आपका जो आपके। जी, अभी एक और चीज आपने देखी होगी बम्बई में और आपके राजस्थान में भी है, रेरा करके एक अभी कंसेप्ट आया है, आप लोगों ने सुना है जी किसी नाम रेरा? जी रेरा इसलिए दिया गवर्नमेंट ने क्योंकि बिल्डर्स लोग क्या करते थे, सुपर बिल्टअप, सुपर बिल्टअप और बिल्टअप एरिया, इसके अगेंस्ट उनसे पैसा ज्यादा ले लेते थे। तो फिर रेरा गवर्नमेंट ने एक निकाला कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो जो उसको लिखना जरूरी है कि आपके बिल्टअप एरिया ये है, सुपर बिल्टअप ये है, और पैसा वो बिल्टअप एरिया का ही ले सकता है। इसको रेरा कंसेप्ट बोलते हैं। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बताइए। राशियों की भी कोई दिशा होती है सर? जी जी जी, मैंने यही तो बोला था अभी आपको। अभी सर मैंने भाव, क्या बोला? सर आपने भाव का बताया था कि ये भाव इस दिशा में होगा। नहीं नहीं नहीं, राशियां हैं ये राशियां हैं सर? जी जी जी, आप नोट करें, ये राशियां हैं। सर आप भाव की बात कर रहे थे पूरे समय की, ये नहीं, 8वां भाव भाव। भाव भाव एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा था, एस्ट्रोलॉजी के जो कंसेप्ट है उसकी बात कर रहा था मैं दोनों चीजों को मिक्स मत करिए आप। देखिए वापस से रिपीट करता हूँ, एक जो 1 5 7 1 5 9 अग्नि तत्व है, 2 6 10 वायु तत्व पृथ्वी तत्व हैं, 3 7 11 आपके वायु तत्व हैं, और 4 8 12 ये राशियां हैं, ये जल तत्व हैं। अब अपन डायरेक्शन पे आते हैं। पहला भाव जो है ईस्ट है, सेकंड भाव जो है नॉर्थ ईस्ट है, थर्ड भाव जो है साउथ है, फोर्थ भाव जो है नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट है। फिफ्थ हाउस जो है आपके नॉर्थ वॉल है, आपके सिक्स्थ हाउस जो है वो नॉर्थ है, सेवंथ हाउस जो है साउथ वेस्ट है, आपका एट्थ हाउस जो है साउथ वॉल है, इसके बाद नाइन्थ हाउस जो है आपका सेंटर प्लेस है जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, 10th हाउस जो है आपका ये वेस्ट है, और 11th हाउस आपका वेस्ट वॉल है, और साउथ ईस्ट जो है आपका साउथ ईस्ट पोर्शन जो है आपका, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, शुक्र है। शुक्र 12वां भाव जो है शुक्र है। आया आपके सभी समझ में? ये समझ में आ गया सर। मैं ये पूछ रहा था कि ये भाव होते हैं या राशियां होती है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि फर्स्ट भाव ईस्ट में है, तो वो मेष राशि है या पहला भाव है सर? मेष राशि एक ही बात है, काल पुरुष के हिसाब से मैंने बताया तो मेष राशि होगी क्योंकि वो काल पुरुष है। सर क्या होगा कि जब हम पत्री देखेंगे ना तो राशियां तो चेंज हो जाएंगी, भाव तो फिक्स रहेंगे। वो भाव है, फर्स्ट भाव है, वो सेकंड भाव है, थर्ड भाव है, फोर्थ भाव है। जैसे तो मैं राशियां आपको नहीं है।
फर्स्ट भाव में सर कन्या राशि है जैसे मेरी, तो मैं मेरी ईस्ट में कन्या राशि मानूं या फिर फर्स्ट भाव में? नहीं, ईस्ट में कन्या राशि होगी आपकी। जो आपके प्लेनेट बैठे होंगे वो आपके फर्स्ट हाउस में जो होंगे वो आपके ईस्ट में बैठे होंगे। समझ गए आप लोग? तो कन्या राशि भी ईस्ट में बैठी होगी सर? 100%। इसको कालपुरुष हाँ। नहीं बनाएंगे। मैं कल आपकी कुंडली देखूंगा, सबसे पहले मैं आपकी कुंडली देखूंगा। मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ सर। एक बार कंसेप्ट हो जाए कि मतलब यदि कन्या राशि मेरी ईस्ट में है तो फिर सारी राशियां वैसे डिवाइड हो जाएगी। वो भाव है आपका, नॉट राशि। ठीक है। तो मैंने कालपुरुष के हिसाब से इसीलिए लिया कि वो पहला भाव है और 12वां भाव है, शुक्र को डिनोट करता है। फर्स्ट भाव सूर्य को डिनोट करता है, सेकंड भाव चंद्रमा को डिनोट करता है, थर्ड भाव मंगल को डिनोट करता है, फोर्थ भाव बृहस्पति को डिनोट करता है, फिफ्थ भाव सूर्य को डिनोट करता है, सिक्स्थ भाव आपके बुध को डिनोट करता है, सेवंथ भाव आपका राहु को डिनोट करता है, एट्थ भाव आपका फिर मंगल को डिनोट करता है, नाइन्थ हाउस केतु को डिनोट करता है, 10th हाउस शनि को डिनोट करता है, 11th हाउस शनि को डिनोट करता है और 12th हाउस आपके शुक्र को डिनोट करता है। और मैंने कारण भी बताया कि यहाँ का क्यों डिनोट करता है, इसके भी कारण बताए थे आपको। क्योंकि पहला हाउस जो सूर्य है वहां पर उच्च का है, सेकंड हाउस में आपके चंद्रमा उच्च का है। जबकि अपन अगर यूनिवर्सल वास्तु चलेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। उसमें आपके वायव्य कोण का स्वामी चंद्रमा है। तो आपको ये सब चीजें रिकॉर्डिंग में मिलेगी, आपको सब रिकॉर्डिंग में पता चलेगा, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और कितनी सर वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है तो हम उसको नॉर्थ वेस्ट में कहते थे वृषभ राशि को। अब आप बोल रहे हैं सेकंड हाउस को रखूं तो यहाँ कंफ्यूजन आता है। नहीं, अगर अपन एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु तब किया जाता है जब यूनिवर्सल वास्तु से कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। मैंने जैसे 1 लाख वास्तु किए हैं तो उसमें केवल मुझे 3000 वास्तु भी नहीं करने पड़े एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु, क्योंकि यूनिवर्सल वास्तु से ही परफेक्ट हो गया। और यूनिवर्सल में भी ट्रेडिशनल वास्तु जो है वो किसी को भी तोड़ने से मना करता है। और मैं बिना तोड़े आपको वास्तु के सर ये एस्ट्रो वास्तु जो है ना कंसेप्ट आप जो बता रहे हैं, इसमें मेरा कंफ्यूजन यही जाके आता है कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है तो हम चंद्रमा की जगह वृषभ राशि को रखेंगे कि सेकंड हाउस को? ये मेरा बहुत बड़ा सेकंड हाउस को रखेंगे। मतलब आपका मतलब चंद्रमा को रहेंगे। चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च का हो गया फिर उस हिसाब से? हाँ, वो सेकंड हाउस कोई मतलब अगर सेकंड हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठे होंगे तो वहां पर आपके सेकंड हाउस को वो नॉर्थ पोर्शन को लेंगे वहां पर। वो समझ गया, वो कंफ्यूजन नहीं है सर, वो समझ गया। ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल? सर एक बात कहनी थी। जी बोलिए। जी करीब अभी 4-5 दिन पहले एक मैसेज आया था अपने ग्रुप पर, आपके यहीं से भेजा गया होगा। ये जो बॉटल्स की आपने बात करी है ना, तो ये बॉटल्स के बारे में पूरा आर्टिकल था एक थोड़ा सा, तो वो आया था रात को 2:30 बजे, तो मैंने करीब 3-3:15 बजे पढ़ा। तो मैंने कहा ये अच्छा वो डिलीट हो गया। फिर सुबह मैं उठ जाता हूँ, मैं 3 बजे उठ जाता हूँ जी। फिर वो सुबह जी, तो लेकिन सुबह में मैंने देखा तो वो 2 ग्रुप में आया था, दोनों जगह से डिलीट हो गया। अच्छा, वो किसी ने कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो कैसे डिलीट करता नहीं हूँ। अच्छी चीजें तो मैं डालता हूँ, मैं डिलीट नहीं करता हूँ जी। और मैं बहुत अच्छी चीजें डालता हूँ, आपने देखा होगा। जी, वो बॉटल्स का ही था कि आप इस रंग की बोतल से पिएंगे तो ये बीमारियां खत्म होंगी, इस तरह से था वो पूरा। आप तो लोग वो मेरे हेल्थ ग्रुप जो है वो बिल्कुल फ्री है। मैं हेल्थ ग्रुप अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो मैं जोड़ूंगा। और मेरे हेल्थ ग्रुप में मैं इंस्टेंट, कल मैंने 2 लोगों की जान बचाई। जी सर, बहुत अच्छी। किसी कोई चीज अटक गई थी गले में, मैंने कहा इंस्टेंट ये काम कर दो, ठीक हो गया वो व्यक्ति। जी सर, थैंक यू सर। तो वो एक आर्टिकल अगर मिल जाएगा तो ठीक है। हाँ, मैं भेज दूंगा बिल्कुल। और हेल्थ ग्रुप का भी अगर लिंक मिल जाएगा, मैं जोड़ दूंगा, लिंक में जोड़ दूंगा आप लोगों को। उसमें बड़े मैंने लिमिटेड लोग लिए हुए हैं, क्योंकि सुबह न गुड मॉर्निंग चाहता मैं उसमें, न कुछ चीज चाहता। सिर्फ आप सुने या आपको कोई चीज अगर पूछनी है तो मैं इंस्टेंट रिजल्ट देता हूँ उसमें। मैं उसमें कभी भी लेट नहीं करता। जी ठीक है सर, थैंक यू। और उसमें मैं हेल्थ वाइज बताता हूँ,
और सब चीजें बताता हूँ, तो लोगों को फायदा मिलता है और कोई चार्जेस नहीं है मैं कभी वैदिक के कोई चार्जेस नहीं लेता, क्योंकि वैदिक मेरी माँ है। मैं 15 साल वैदिक सीखा हूँ और वैदिक में मैं मतलब वैदिक जो मैं पढ़ाता हूँ उसके कोई चार्जेस नहीं लेता। जी सर, बहुत बड़ी बात है। वैदिक जो है वो बड़ी अच्छी चीज है। आप लोग अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। आप लोगों को ये भी चीज बड़ी अजीब लगी होगी कि ब्लू कलर जो है गुरु का है, बड़ी अजीब चीज लगी होगी। जी, पहली बार ही सुना। हाँ, मैंने एक व्यक्ति से मैं सेंटर मिडिल में मैं कई बार मैं मिडिल में मैंने जुपिटर पहना हुआ है, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपने जुपिटर को मिडिल में क्यों पहना हुआ है, और यहाँ 26 कैरेट का मैंने गले में धारण किया हुआ, क्योंकि मैं गुरु उच्च का है मेरे लग्न में। जी। और मेरे 4 प्लेनेट उच्च के हैं मेरी कुंडली में। मुझे तो ईश्वर ने शायद मेरे ख्याल में ये अकल से जोड़ा होगा, नहीं तो मैं नहीं जुड़ता, क्योंकि मैं तो एज ए डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ था वियतनाम से, और मैं फिर रिटायर्ड होने के बाद में फिर मैं इस फील्ड में मैंने प्रोफेशन बनाया, क्योंकि मैं तो 78 से जुड़ा हुआ हूँ कल से। तो मैं वैदिक के भी पैसे नहीं लेता। वैदिक अगर किसी को सीखनी है, क्योंकि देखिए अगर किसी का मत्स्यार पूर्णिमा का जन्म है तो उसकी कुंडली बदल जाएगी। ये 99% एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता। उसका लग्न ही चेंज हो जाएगा। तो मेरी जो स्टडी है वैदिक पर काफी डीप स्टडी है, और सूर्य सिद्धांत पढ़ाता हूँ मैं, जो भारतवर्ष में शायद अकेला मैं ही हूँ सूर्य सिद्धांत सर, सौभाग्य है हमारा, सौभाग्य है हमारा कि आपसे प्रेडिक्शन करता हूँ। जी सर, सूर्य के नक्षत्र से प्रेडिक्शन कर देता हूँ सारे, और पंचांग से प्रेडिक्शन कर देता हूँ। मतलब लग्न कुंडली देखने की जरूरत नहीं है मुझे, जी सर, पंचांग से प्रेडिक्शन हो जाता है। चलिए, आज की अपन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। कल अपन इसी पर वापस से चर्चा चालू करेंगे। जी, थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू।